हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो आपने डेफिनेटली इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर जरूर देखे होंगे। सो अभी तक हमने 3 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए एंड हमारा जो लास्ट मॉड्यूल था दैट इज मॉड्यूल नंबर 3 एंड दैट वाज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। हमने वेराइटीज ऑफ सर्किट वहाँ पे डिस्कस की और मैंने बहुत सारे वहाँ पे प्रॉब्लम भी आपको डिस्कस किए। नाउ अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स और यू कैन से सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, सो सीक्वेंशियल सर्किट बेसिकली होता क्या है और सीक्वेंशियल्स में हम एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, आप इसे खाली सीक्वेंशियल सर्किट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड ये है आपका मॉड्यूल नंबर 4। ठीक है, कौन सा है हमारा मॉड्यूल? दिस इज मॉड्यूल नंबर 4। और आज का जो मॉड्यूल नंबर 4 है दिस इज लेक्चर नंबर 1 है। क्या है? लेक्चर नंबर 1 है। ओके, नाउ सो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स का मतलब क्या था, मैंने वहां अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले ने आपने लॉजिक गेट पढ़ा। लॉजिक गेट को कंबाइन करके हमने क्या बना लिया? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, सो अगर हम बहुत सारे लॉजिक गेट को कंबाइन कर देते हैं, इसके अंदर अगर लॉजिक गेट्स हैं, बहुत सारे लॉजिक गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं, क्लियर। और ये डिपेंड करता है यहाँ कितने इनपुट हैं, कितने आउटपुट है, वैरायटीज ऑफ सर्किट्स पॉसिबल है। तो यहाँ आपके पास इनपुट होगा और यहाँ आपके पास एक आउटपुट होगा, जरूरी नहीं है एक हो। ये नंबर आप इनपुट्स और नंबर आप आउटपुट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लेक्सर में इनपुट आउटपुट डिफरेंट होता है, डिकोडर में डिफरेंट होता है, एनकोडर पे डिफरेंट होता है, एडर पे डिफरेंट होता है, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में डिफरेंट होता है। तो डिपेंड ऑन द सर्किट्स। तो अगर बहुत सारे लॉजिक गेट्स हैं तो इस कैटेगरी की सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं? आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इसको हमने क्या नाम दिया था? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, सो अगर आप यहाँ लॉजिकली बात करें तो सब कुछ लॉजिक गेट से ही बनने वाला है। अब सर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में ऐसा क्या यहाँ पे चेंजेस करने वाला है? हम यहाँ कुछ चेंजेस नहीं करने वाले। मैंने क्या बोला? हम यहाँ कुछ चेंजेस नहीं करने। क्लियर है? बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में किसी भी समय अगर आप आउटपुट निकालते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है? जिस समय भी आप आउटपुट निकाल रहे हैं वो उसी इनपुट पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैंने सर्किट में इनपुट दिया उसी के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। तो अगर हम इन जनरल मान लें इस सर्किट का डिले 0 है, सो जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो उस टाइम के इनपुट पे ही डिपेंड करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट इन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में क्या होता है? अगर आप अभी जो आउटपुट मिल रहा है उसे अगर आप नाम देते हैं प्रेजेंट आउटपुट, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन ओनली, ओनली प्रेजेंट इनपुट, ओनली प्रेजेंट इनपुट, कैसा लिख सकते हैं? तो आपने इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, बट क्या हमेशा ऐसा ही होगा? नहीं, कभी कभी सर्किट में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। फॉर वन एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कुछ ऐसा, मैंने यहाँ एक नॉट गेट लिया है, मैंने यहाँ एक और नॉट गेट लिया है और मैंने यहाँ एक और नॉट गेट लिया है। क्लियर है? और इस आउटपुट को अगर हम वापस इनपुट में कनेक्ट कर दें लाके, अगर हमने ऐसा कनेक्ट कर दिया देन व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? तो आउटपुट आपका वापस कहाँ आ चुका है? इनपुट में आ चुका है। क्लियर है? अब अगर मैं किसी भी समय आउटपुट की बात करूं, अगर हम किसी भी समय यहां अगर आप आउटपुट लेते हैं और यहां आप इनपुट लेते हैं, सो ये आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? अभी मैंने यहाँ कुछ लगाया नहीं, मान लेते हैं कोई लॉजिक गेट लग सकता है या फिर इनपुट देने के बाद आप उस इनपुट को छोड़ सकते हैं। अगर आपने इस इनपुट को स्टार्टिंग दिया सपोज 0 या 1, उसके बाद हटा दिया, अगर हमने इसको 0 दिया देन रिमूव कर दिया, तो ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। यहाँ आप देखेंगे 1 आ जाएगा, देन 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, फिर ये 0 आएगा। तो जो आउटपुट मिला सेकेंड वो इसके पहले वाले आउटपुट पे डिपेंड किया था और इसके पहले वाला आउटपुट किस पे डिपेंड किया था? उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट में। तो कभी कभी ऐसा एक फीडबैक पाथ अगर कनेक्ट होता है, आउटपुट से वापस फीडबैक कहीं भी सर्किट के बीच में या इनपुट तक अगर रिटर्न होता है, तो इस कैटेगरी की सर्किट को हम नाम दे देते हैं सीक्वेंशियल सर्किट, नथिंग डिफरेंस।
तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स में ऐसा लॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है जिसके कारण हम इस पूरे टॉपिक को अलग अलग सेपरेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा आइडियली हम बात करें तो यहाँ भी लॉजिक गेट है, यहाँ भी लॉजिक गेट्स है, सिर्फ कनेक्शन डिफरेंस है। तो यहाँ कनेक्शंस पे हमने एक सीक्वेंस बना दिया एक्चुअल पे, तो हम इसे बोल देते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। क्लियर है? तो यहाँ हम इस पाथ को क्या बोल सकते हैं, एक फीडबैक पाथ बोल सकते हैं। इसको अगर आप एरो चाहे तो ऐसा भी लगा देते हैं फॉर योर नॉलेज। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, दिस इज फीडबैक। इसको मैंने नाम क्या दे दिया, फीडबैक। क्लियर है ना, मैंने इसे नाम दे दिया फीडबैक। तो अगर इन जनरल हम रिप्रेजेंट करें, इन जनरल अगर हम एक रिप्रेजेंट करें, हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, देखेंगे दिस इज कॉम्बिनेशनल सर्किट है हमारे पास, कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्लियर? आपने यहाँ पे इनपुट दिया है और यहाँ आपको आउटपुट मिल रहा है। क्लियर है? अब अगर आउटपुट वापस किसी भी फॉर्म पे इनपुट में रिटर्न आ गया, कहीं भी वापस फीडबैक के फॉर्म पे आ गया, अगर ये आउटपुट, यहाँ हम फिर से एक लॉजिक गेट ले लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लॉजिक गेट ले लिया, लॉजिक गेट हो नहीं चलेगा, कोई इशू नहीं है। और अगर यहाँ आप फिर से इनपुट में ऐसा लेके आ गए लाइक दिस, आप चाहे तो एरो लगा सकते हैं, ये इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, यहाँ से आपने वापस फीडबैक लिया और ये वापस यहाँ जा रहा है। क्लियर है? दिस काइंड ऑफ सर्किट्स को हम क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सो दिस काइंड ऑफ सर्किट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट। सो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के अंदर सिर्फ क्या है, लॉजिक गेट है, इसके अंदर लॉजिक गेट है, ये भी लॉजिक गेट है, सर्किट में तो सिर्फ लॉजिक गेट ही है ना, यहाँ सर्किट में सिर्फ लॉजिक गेट है, सिर्फ कनेक्शन का डिफरेंस है। सो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में सिर्फ सीक्वेंशियल, उसके कनेक्शंस का एक्चुअल में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ इसके कनेक्शंस का ओनली डिफरेंस है। नाउ क्लियर है? तो अगर हम इसका नाम रखना चाहें तो क्या नाम रख सकते हैं, दिस इज सीक्वेंशियल सर्किट्स और यू कैन से सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ आपने लिखा था प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। सो हम क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन, प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करेगा एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। तो प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट, प्रीवियस बोलिए, पास्ट बोलिए, प्रीवियस आउटपुट। क्लियर है? या फिर ऐसा बोल सकते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट आउटपुट, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका अगर सेकंड डेफिनेशन कोई लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है, तो इसका देखेंगे, मैं सेकंड डेफिनेशन लिखता हूं। इसी का सेकंड डेफिनेशन आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट। तो जो नेक्स्ट आउटपुट आने वाला है वो किस पे डिपेंड करेगा, अभी जो हमारे पास आउटपुट है ये वापस यहां आएगा और वो नेक्स्ट आउटपुट में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। सो हम इसे ऐसा क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट आउटपुट डिपेंड्स ऑन, नेक्स्ट आउटपुट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा नेक्स्ट आउटपुट, प्रेजेंट आउटपुट पे, प्रेजेंट आउटपुट। क्लियर है? और प्रेजेंट आउटपुट के साथ साथ जब नेक्स्ट आउटपुट लेंगे उस समय जो भी उसका इनपुट होगा, तो आप लिख सकते हैं एंड नेक्स्ट इनपुट, या ये इनपुट लिखने की आप चाहें तो कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसा बोल सकते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट आउटपुट। इनपुट पे तो 100% डिपेंड करेगा ही। क्लियर है ना? तो ये मैंने दो अलग अलग तरीके से लिखा इसे। अगर आप प्रेजेंट आउटपुट की बात कर रहे हैं तो इससे पहले वाले आउटपुट पे डिपेंड करेगा, और नेक्स्ट आउटपुट की बात कर रहे हैं तो अभी करंट वाले आउटपुट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो सिर्फ एक सीक्वेंस बनेगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सो बेसिक डेफिनेशन क्लियर है? तो दोनों के अंदर लॉजिक गेट ही होंगे बट डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में एडर, सब्सट्रैक्टर, उसके बाद आपने डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, कोड कन्वर्टर्स, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, रोम, पीएलए, ये सभी की बात की थी। यहाँ पे हम अब थोड़ा सा डिफरेंट नेम से यहाँ सर्किट की बात करेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ओके, नाउ सो बेसिक डेफिनेशन क्लियर, नीचे मैंने दो डेफिनेशन लिखे। सो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। क्लियर है? सो कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में
हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि सब लॉजिक गेट से ही बनेगा, कनेक्शंस में एक्चुअल पे डिफरेंस है। क्लियर है? तो ये दो डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए। क्लियर है ना? अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है? अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है? तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में सबसे पहला मैं बेसिक ब्लॉक स्टार्ट करूंगा, जिसका नाम होगा लैच। मैं इसे बोल देता हूँ लैचेस। ठीक है, या आप चाहे तो सिर्फ लिख सकते हैं लैच। दिस इज लैच। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। लैच के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप। लैच के बाद हम बात करेंगे यहाँ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, हम इसे ऐसा लिखते हैं, दिस इज फ्लिप फ्लॉप, लाइक दिस। क्लियर है? इसके बाद हम यहाँ थर्ड नंबर पे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लैच बात करेंगे, फिर फ्लिप फ्लॉप। ये इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, हम यहाँ लॉजिक गेट यूज नहीं करेंगे। लॉजिक गेट के थ्रू हम अभी लैच बनाना सीखेंगे, लॉजिक गेट के थ्रू फ्लिप फ्लॉप बनाना सीखेंगे। अब हम लॉजिक गेट यूज नहीं करेंगे, फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। सो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है? इसका नाम क्या है? ये फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? ये लैच होता क्या है? ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, इसके नेम पे ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। लैच इज ए वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, फ्लिप फ्लॉप इज ए वन काइंड ऑफ ऑपरेशन। फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप मतलब खुलना, फ्लॉप मतलब बंद होना, लाइक दिस, मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, लाइक दिस। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप जस्ट हमने बोला कि ऑन ऑफ। तो यहाँ पे अभी तक आपने देखा होगा कि आउटपुट हम लेते हैं या तो 1 लेते हैं या 0 लेते हैं, ऐसा ही आपने पढ़ा है। बट यहाँ पे हम आपको दोनों आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर किसी डिजिटल सर्किट में इनपुट एक्स वाई जेड है, तो आपके पास एक्स बार भी अवेलेबल होगा, वाई बार भी अवेलेबल होगा और जेड बार भी अवेलेबल होगा। ये मैंने बताया था। बट अभी तक हमने आउटपुट में ये नहीं बोला कि आउटपुट अवेलेबल होगा और आउटपुट बार भी अवेलेबल होगा। बट सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का हमारा फर्स्ट गोल यही होता है कि आउटपुट अगर आप मुझे दे रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी दीजिए। हो सकता है मुझे कॉम्प्लीमेंट की जरूरत हो, तो कॉम्प्लीमेंट मुझे अलग से निकालने की जरूरत ना पड़े। मतलब आप मुझे आउटपुट देंगे और आउटपुट का बार भी देंगे। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। मतलब आपको दोनों देगा, आउटपुट और आउटपुट का बार। इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं? फ्लिप फ्लॉप। लैच इज ए स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, अभी हम बात करेंगे। फिर हम फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। अब हम इसे कंबाइन करके क्या क्या बना सकते हैं, और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो जैसे ही हम फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे, हम उससे मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं रजिस्टर, जिसे हम बोल सकते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर नॉट रजिस्टर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं है ये, इलेक्ट्रिकल रजिस्टर नहीं है, दिस इज रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब होता है मेमोरी एलिमेंट। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे रजिस्टर के बाद शिफ्ट रजिस्टर। यहाँ पे हम बात करेंगे शिफ्ट रजिस्टर की। किसकी बात करेंगे? शिफ्ट रजिस्टर की। ठीक है, और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स होंगे शिफ्ट, तो हम बात कर लेते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। क्लियर है? सो ये इसका पहला एप्लीकेशन है फ्लिप फ्लॉप का। इसके बाद फिर मैं डिस्कस करने वाला हूँ शिफ्ट रजिस्टर के बाद फिर हम बात करेंगे काउंटर्स की, फिर हम बात करेंगे काउंटर्स की। क्लियर है? और भी यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी बात करेंगे। काउंटर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया जाएगा। स्पेशली हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक एसिंक्रोनस काउंटर और एक सिंक्रोनस काउंटर, और फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉड एनकाउंटर और बहुत सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो दिस आर द बेसिक टॉपिक इन सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लैच। अगर आप लैच समझ जाते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप लैच समझ जाते हैं तो ये टॉपिक मेरे लिए आसान हो जाएगा, मेरे मीन्स आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज लैचेस। क्लियर? सो आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा कि सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में क्या डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, और यहाँ हम एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है एग्जैक्टली। ठीक है ना, और भी बहुत सारे टॉपिक्स में कंसीडर करूंगा, सो डोंट वरी। इंट्रोडक्शन वीडियो पे मैंने डिटेल पे बताया था आपको। तो अभी हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लैच। तो फर्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे लैच। क्लियर है? सो लैच एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है,
तो अगर एक लैच के स्ट्रक्चर को मैं रिप्रेजेंट करूं तो लैच का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखेंगे अगर हमारे पास एक डिजिटल ब्लॉक है और यू कैन से डिजिटल सर्किट्स है, मैं डिजिटल सर्किट को बोल देता हूं डीसी, डीसी फॉर डिजिटल सर्किट। आप बाजू में जरूर लिखेंगे डीसी स्टैंड्स फॉर डिजिटल सर्किट्स। ये आपके पास क्या है, डिजिटल सर्किट। क्लियर है, इसमें 1 इनपुट भी हो सकता है, 2 इनपुट भी हो सकता है ना। तो एक और अगर हम डिजिटल सर्किट ले लेते हैं यहाँ पे, क्लियर है, इसके आउटपुट को अगर हम इसके इनपुट में भेज देते हैं, अभी हम ऐसा ही लेते हैं लाइक दिस, और इसके आउटपुट को अगर हम इसके इनपुट में भेज देते हैं लाइक दिस, तो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। आप इनपुट आप कहीं भी दें, आउटपुट कहीं से भी लें। तो आप देखेंगे 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। अब आपकी इच्छा है आप कहां से इनपुट ले रहे हैं और कहां पे आउटपुट दे रहे हैं, बट दिस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैच स्ट्रक्चर। तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लैच स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लैच स्ट्रक्चर। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये डीसी सर्किट नंबर 1 है और अगर ये डीसी सर्किट नंबर 2 है, तो आप देखेंगे थोड़ा सा ग्राफिक्स समझेंगे, इसे अपनी प्लेस पे रखिए। अगर आप इसको ऐसे ओपन कर देते हैं तो क्या होगा, तो देखेंगे अगर इस पोर्ट का नाम मैं 1 रखता हूं, इसे 2 रखता हूं, इसको 3 रखता हूं और इसको 4 रखता हूं, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है और ये 2 है। क्लियर है, तो अगर आप देखेंगे ये मैंने 1 और 2 के बीच एक डिजिटल सर्किट नंबर 1 लिया है। क्लियर है, पोर्ट नंबर ये 1 है और यहाँ आपका पोर्ट नंबर 2 है। ठीक है ना, नीचे वाले को अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, डीसी सर्किट नंबर 2 को, अगर हम डीसी सर्किट नंबर 2 को रिवर्स कर देते हैं, मतलब पोर्ट नंबर 3 अगर यहाँ चले जाए और पोर्ट नंबर 4 यहाँ आ जाए लाइक दिस। क्लियर है, आप देखेंगे 3 से कौन कनेक्ट था, 2 कनेक्ट था, तो चलिए हम जस्ट इसे कनेक्ट कर देते हैं। और 4 से कौन कनेक्ट है, देखेंगे 1 कनेक्ट है, ऐसा कुछ। क्लियर है, तो आपको ये मिल गया। चलिए अब मैं इसे और एक दूसरा सिंपल तरीके से हम इसे और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, तो समझ में आया, मैंने जस्ट इसको रिवर्स कर दिया तो आपको थोड़ा सा आसान दिख रहा है, बट हमें ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूज करना है, बट उसके पीछे की थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा इसका मीनिंग क्या है, तो देखेंगे मैं डिजिटल सर्किट नंबर 1 लेता हूं, ये आपके पास डिजिटल सर्किट नंबर 1 है और पोर्ट नंबर आपके पास यहाँ 1 है और यहाँ पोर्ट नंबर 2 है। क्लियर है, 2 को आप 3 से कनेक्ट कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, तो 2 और 3 पोर्ट तो सेम है। और इसके बाद आपने फिर से एक डिजिटल सर्किट ले लिया, डिजिटल सर्किट नंबर 2, और ये पोर्ट आपके पास क्या है, 3 है। तो 2 और 3 आप देखेंगे सेम पोर्ट है, और फिर डिजिटल सर्किट 2 का आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। ये आपके पास 4 है और 4 वापस किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है। तो हम इसे ऐसा फिर से कनेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। तो तीनों सेम रिप्रेजेंटेशन है, ऑल दिस 3 आर द सेम रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, बट हमेशा हम ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। क्लियर है, तो अगर कभी आसान बनाना है तो आप इसे इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट करके भी प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है, गेटिंग, बट दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैच स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर ये लैच है क्या, अगर हम किसी सर्किट का आउटपुट को किसी दूसरे सर्किट के इनपुट में देते हैं और उसका आउटपुट को पहले वाले सर्किट के इनपुट में लेते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैच स्ट्रक्चर। तो लैच स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी एक ब्लॉक का आउटपुट अगर हम दूसरे के इनपुट में दें और उसका आउटपुट वापस पहले वाले के इनपुट में दें, तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैच स्ट्रक्चर। अब आप बोलेंगे सर ये तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपने ऐसा ही क्यों रिप्रेजेंट किया। जनरली ये हमारा प्रोटोकॉल होता है डिजिटल सर्किट में कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे इनपुट को लिखें और राइट हैंड साइड पे आउटपुट को लिखें। तो हमारा ये प्रोटोकॉल होता है कि आप इस साइड इनपुट को लिखें और इस साइड आप आउटपुट को लिखें। इसीलिए हम इसको ना फॉलो करके, क्योंकि यहां आप देखेंगे 1 आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट पोर्ट था इस सर्किट का, और 2 आपका आउटपुट पोर्ट है। ठीक है, बट सेकेंड सर्किट के लिए इनपुट पोर्ट कौन था, 3 था, तो ये आपका इनपुट पोर्ट है और 4 आपका आउटपुट पोर्ट है। इसीलिए हम ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं कर रहे हैं। अब यहां देखेंगे 1 आपका इनपुट पोर्ट है, 2 आपका आउटपुट पोर्ट है, 3 आपका वापस से इनपुट पोर्ट है एंड 4 आपका आउटपुट पोर्ट है।
क्लियर है? तो मुझे इनपुट एक साइड और आउटपुट एक साइड चाहिए, तो इन तीनों रिप्रेजेंटेशन में ओनली ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। क्लियर ना? नहीं तो आपको वो सबसे आसान दिख रहा होगा, ये भी आसान है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट हमें इसी रिप्रेजेंटेशन को यूज करना है। तो लैच स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर। क्लियर? तो लैच स्ट्रक्चर सभी को क्लियर होना चाहिए कि हम हमेशा लैच स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, एक डिजिटल ब्लॉक लेंगे, उसका आउटपुट दूसरे डिजिटल ब्लॉक के इनपुट पे जाएगा और फिर उसका आउटपुट पहले वाले के इनपुट पे जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पे ये डिजिटल सर्किट क्या हो सकती है, तो लैच को मैं इन जनरल हमने पढ़ा था कि हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट यूज करते हैं 2 इनपुट के लिए, और 1 इनपुट में आपके पास 2 ही लॉजिक गेट, एक बफर और एक नॉट गेट। तो यहाँ हमें जो डिजिटल सर्किट्स है, ये डिजिटल सर्किट्स आप क्या क्या ले सकते हैं, तो एक को मैं बोलूंगा नॉट लैच, एक को मैं बोलूंगा नैंड लैच और एक को मैं बोलूंगा नॉर लैच। तो 3 लैच पढ़ना है। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे नैंड लैच और नॉर लैच ही पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे सिर्फ नॉर लैच पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ नैंड लैच पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे दोनों भी पढ़ते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो तीनों लैच पढ़ते हैं। क्लियर है? बट हमें यहाँ 3, क्योंकि लॉजिक गेट तो मैं यहाँ नॉट भी ले सकता हूँ 1 इनपुट में, 2 इनपुट में हमेशा हम प्रीफर करते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, सो नैंड गेट भी लेंगे और नॉर गेट भी लेंगे। हमें पता है नैंड गेट हमेशा बेटर होता है, बट फिर भी हमें ये देखना होगा कि या नैंड लैच आपके लिए ज्यादा काम का है कि नॉर लैच आपके ज्यादा काम का है, तीनों में कौन आपके ज्यादा काम का है। ठीक है? तो पहले हम बेसिक 3 लैच पढ़ने वाले हैं, नॉट लैच, नैंड लैच और नॉर लैच। ठीक है? तो चलिए, सो यहाँ ये डिजिटल सर्किट क्या होगा, नॉट गेट होगा, उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, नैंड गेट ले सकते हैं, और थर्ड आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, नॉर गेट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, नॉर गेट ले सकते हैं। क्लियर है? और इन तीनों को ये आपका नॉट लैच हो जाएगा, इसे आप क्या देंगे, दिस नेम इज नॉट लैच। और जब आप नैंड गेट लेंगे तो हम इसे बोलेंगे नैंड लैच, और जब आप नॉर गेट लेंगे उस समय हम इसे बोलेंगे नॉर लैच। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं हमारा फर्स्ट टॉपिक, नॉट लैच। नॉट लैच, अब नॉट गेट कितने इनपुट होगा और इसका यूज क्या है, इसका काम क्या है, ये हमें अब डिटेल पे पढ़ना है। ठीक है? तो नॉट गेट से पहले आप रिप्लेस कर दीजिए, तो यहां आपके पास नॉट गेट होगा। क्लियर है? और इसका आउटपुट आपका वापस एक नॉट गेट में आएगा और इसका आउटपुट वापस यहां आपके पास जाएगा लाइक दिस, ऐसा कुछ मिलेगा। यस। अब आप देखेंगे यहां से एक आउटपुट और यहां से एक आउटपुट, हमारा गोल है यहाँ पे बोथ कैटेगरी के आउटपुट प्रेजेंट हो, तो एक आउटपुट होगा तो दूसरा आउटपुट का बार होगा। अब हमें किसको आउटपुट लेना है, किसको बार लेना है, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे इनपुट आपका कितने, अगर देखेंगे देखेंगे कि इनपुट आप यहाँ ले या दोनों में इनपुट लें। अब आपके पास ये क्वेश्चन है इनपुट कहाँ पे लें, तो चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर ये 0 है तो ये 100% 1 होगा और ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये 100% क्या हो जाएगा आपका, ये 100% क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ आएगा, ऐसा ही रहेगा। बट अगर आपने यहाँ भी 0 दे दिया तो यार ये तो कॉन्फ्लिक्ट करने लगेगा, क्योंकि आपने ये 2 को लाके यहाँ टाई कर दिया है, और मैंने बोला था कभी भी वायर्ड लॉजिक ऐसा यूज नहीं किया जाता। वायर्ड लॉजिक कभी भी हम 2 इनपुट को लाके ऐसा कनेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, या तो यहाँ नहीं करना चाहिए या तो यहाँ नहीं करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अगर मैं यहाँ इनपुट प्रोवाइड नहीं करता हूं, अगर इस पोर्ट को मैं इनपुट बोलता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम इसे इनपुट बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका इनपुट का बार। तो अगर ये आपका सपोज एक्स है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ये एक्स बार। यहाँ क्या मिलेगा, एक्स बार, और वापस यहाँ क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, वापस ये एक्स बार। तो ये हमेशा कंटिन्यूअस यही रहेगा, चाहे कितने बार भी लूप में रहे, ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, एक्स का बार मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ आउटपुट, अगर आप यहाँ इनपुट देते हैं, एक्स क्या है आपके पास इनपुट, और एक्स बार क्या है, इनपुट का बार। क्लियर है?
इस सर्किट का नाम हम क्या रखें? इस सर्किट का नाम, ये इसका काम क्या है? अगर आपने यहां x दिया तो आपको x मिल रहा है, यहां आपने x दिया तो यहां x बार मिल रहा है। तो ये इसे हम ऐसा इनपुट के बार से नहीं समझेंगे, अब आप इसे आउटपुट से समझिए। तो इसको अगर मैं आउटपुट बोलता हूं तो आप इसको क्या बोलेंगे? आउटपुट का बार बोलेंगे। ठीक है, तो एक आउटपुट होना चाहिए, एक दूसरा आउटपुट का बार होना चाहिए। क्लियर है? अब आउटपुट क्या है यहाँ? तो यहाँ आउटपुट इज इक्वल टू क्या है? इनपुट है। आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। इसका मतलब जो आपने यहां दिया वो यहां मिल रहा है, मिल रहा है। और जो भी आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट, आप इसे अब इनपुट का कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? सो मैंने यहां जो भी दिया वो मुझे यहां पे मिल गया, और इसका कॉम्प्लीमेंट भी अवेलेबल है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी अवेलेबल है। तो अगर इस सर्किट को एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, अगर इस सर्किट को एक बॉक्स के अंदर रखते हैं ऐसा, ठीक है, तो यहां कितने आउटपुट हैं आपके पास? इसे आप बोलेंगे आउटपुट, और इसको बोलेंगे आउटपुट का बार। क्लियर है? और यहां आपके पास एक इनपुट है, यहां आपके पास एक इनपुट है। क्लियर है? इस सर्किट का फंक्शन क्या है? आउटपुट आपकी किसके बराबर होगा? इनपुट के बराबर होगा। मतलब जो मैंने इनपुट में दिया वो आउटपुट में चले गया। इस सर्किट को आप क्या बोलेंगे? इसका नाम है नॉट लैच। इसका काम है, दिस इज कॉल्ड 1 बिट मेमोरी स्ट्रक्चर। ये क्या है? 1 बिट मेमोरी। अगर मैं यहाँ 0 दूंगा तो यहाँ 0 स्टोर हो जाएगा, मैं यहाँ 1 दूंगा तो यहाँ 1 स्टोर रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक आप इनपुट को वहां से चेंज नहीं करते हैं, जब तक आप इनपुट को चेंज नहीं करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट। अगर आपसे कभी कोई पूछता है व्हाट इज द 1 बिट मेमोरी स्ट्रक्चर, तो तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। बहुत कम लोगों को ये एग्जैक्टली पता होता है, बट सिक्वेंशियल सर्किट यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, सिक्वेंशियल सर्किट यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है, ये मैंने नॉट गेट का यूज किया, इसका नाम आप रखेंगे क्या? नॉट लैच। इस टॉपिक का नाम क्या है? नॉट लैच। ठीक है, नॉट गेट नहीं, नॉट लैच, इसे हटा दीजिए, बेटर है। इस टॉपिक का नाम रखिए नॉट लैच। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछता है नॉट लैच का काम क्या है, सो नॉट लैच इज नथिंग बट, नॉट लैच इज नथिंग बट 1 बिट मेमोरी, 1 बिट मेमोरी। क्लियर है? और 1 बिट मेमोरी स्ट्रक्चर क्या होता है? अब आप देखेंगे इनपुट यहाँ एक ही है, आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते थे, ये आपके पास नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, इनडायरेक्टली ये बफर है, इनडायरेक्टली ये बफर है। तो अगर आपके पास यहाँ इनपुट है और ये आउटपुट आपका वापस कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर दिस थिंग? एंड दिस इज द आउटपुट। और आउटपुट किसके बराबर होगा? इनपुट के बराबर होगा। बट यहाँ आपने यहाँ से भी आउटपुट निकाला है और इसको आप क्या बोल रहे हैं? दिस इज आउटपुट का बार। ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करके पढ़ते हैं। क्लियर है ना? आई होप कि दिस सर्किट इज क्लियर। तो अगर हम यहाँ जो भी देंगे उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ मिलेगा, ये यहाँ वापस आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी। एक्चुअली जब हम दो नॉट गेट या फिर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट को कनेक्ट करते हैं कैस्केड में, तो ये क्या स्ट्रक्चर बनता है? बफर। और अगर हम वहां पे ऑड नंबर आप, मैंने पढ़ाया ये चीज, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट को कनेक्ट करके आउटपुट को आपस में इनपुट में लाते हैं, तो हमें अगर इनका प्रोपोगेशन डिले होगा तो हमें आउटपुट में एक स्क्वायर वेव मिलेगा। क्या मिलेगा? स्क्वायर वेव मिलेगा। आई होप कि ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप सभी को ये याद जरूर होगा। ठीक है, तो जस्ट याद रखेंगे, अगर कोई पूछता है आपसे 1 बिट मेमोरी स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 बिट मेमोरी को डिजाइन करने के लिए उसके अंदर कौन कौन से लॉजिक गेट लगते हैं, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए 2 नॉट गेट इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? एंड विच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर? नॉट लैच। क्लियर है? सो हमारे सिक्वेंशियल सर्किट का पहला गोल है कि किसी भी ब्लॉक में आउटपुट और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट दोनों अवेलेबल होना चाहिए। या अगर मुझे आउटपुट दे रहे हैं तो आउटपुट का बार भी अवेलेबल हो, अगर नहीं है तो सिक्वेंशियल सर्किट हम उसे नहीं मानेंगे। सिक्वेंशियल सर्किट में हमेशा ये प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना है कि अगर आप हमें आउटपुट दे रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी अवेलेबल हो। इसका मतलब किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट में हमेशा 2 आउटपुट होंगे,
एक आउटपुट होगा और एक उसका बार होगा। मतलब अगर ये 0 है तो ये 1 नहीं मिलेगा, अगर ये 1 है तो ये 0 मिलेगा, अगर ये दोनों सेम मिल गए मतलब वो सर्किट आपकी फॉल्टी है, मतलब वो सर्किट आपकी फॉल्टी है। तो आउटपुट और आउटपुट का बार हमेशा एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। क्लियर है ना? इतना कॉम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। तो क्या नॉट लेस सभी को क्लियर है? आसान है हमारा नॉट लेस ना? तो चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आप चाहें तो इसका ट्रुथ टेबल भी बना सकते थे। ठीक है, ओके, अगर आप चाहें तो इसका ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं हम। अगर आप इनपुट देंगे तो हम यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट, यहाँ पे ये 1 इनपुट है तो चलिए इसका ट्रुथ टेबल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जब 2 इनपुट वाले सर्किट में मैं आपको ट्रुथ टेबल भी बना के बताऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे इसकी 1 बिट मेमोरी की आपको रिक्वायरमेंट होगी जब आप सेमीकंडक्टर मेमोरी नाम का टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, उस समय 1 बिट मेमोरी आपको डिजाइन करना होगा। सो इस नॉट गेट को हम CMOS से डिजाइन करेंगे, इस नॉट गेट को CMOS से डिजाइन करेंगे और उनका जो कनेक्शंस होगा वो यही कनेक्शंस होगा। क्लियर है ना? चलिए अब हम सेकंड लेते हैं। सेकंड लेते हैं हम यहाँ पे नॉर लैच। सेकंड मैं लेता हूँ नॉर लैच, फिर हम बात करेंगे नैंड लैच की। तो सेकंड मैंने लिया नॉर लैच। ठीक है, तो नॉर गेट लगा दीजिए। बट नॉर गेट कितने इनपुट होता है? 2 इनपुट होता है। तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ एक आपके पास नॉर गेट है और यहाँ आपके पास एक नॉर गेट है। क्लियर है? इसका जो आउटपुट है वो इसके इनपुट में आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा अलग अलग कर दूं क्योंकि यहाँ 2 इनपुट है? यस। और यहाँ आपके पास 2 इनपुट है तो यू कैन डिजाइन लाइक दिस। तो यहाँ आपके पास देखेंगे 2 इनपुट पॉसिबल है? यस। वहां पॉसिबल नहीं था क्योंकि अगर आप यहाँ भी एक इनपुट दे देते तो सब गड़बड़ हो जाता, सब गड़बड़ हो जाता। क्लियर है ना? ना, अच्छा है, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप बोलेंगे सर यहाँ अगर मैं इनपुट ले सकते थे, कोई इशू नहीं है, इसको इनपुट लेते तो इसको आउटपुट में बोलते और इसको आउटपुट का बार बोलते, क्योंकि इस डिवाइस का मैंने नाम रखा था क्या, क्या रखा था? 1 बिट मेमोरी। अब आप बोलते कि सर अगर आपने इनपुट इसको बोला है और अगर हम आउटपुट इसको बोले और इसको आउटपुट का बाहर बोले तो आउटपुट का रिलेशन क्या हो जाता? इनपुट के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाता। तो इस सर्किट का नाम बदल जाता। ये 1 बिट मेमोरी नहीं कहलाती, वो सर्किट कहलाती इन्वर्टर। तो जब नॉट गेट ही चाहिए था तो क्यों आप लैच यूज कर रहे हैं? आप एक सिंगल नॉट गेट ही लगा दीजिए। क्लियर ना? तो ऐसा स्ट्रक्चर लेने से मेरे दो बेनिफिट्स हैं। एक तो आपका जो इनपुट में डेटा है वो आउटपुट में स्टोर हो रहा है, एज इट इज सेम मिल रहा है, और दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। क्लियर है? अगर आपको याद होगा ये सेम चीज मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था, जहां ट्राई स्टेटिक बफर का हमने क्वेश्चन डील किया था। ठीक है, जहां ट्राई स्टेट बफर का हमने क्वेश्चन डील किया था। ये ट्राई स्टेट नहीं है बट ये बफर है, और मैंने बोला था बफर से दो आउटपुट आप ले सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं और एक नॉर्मल भी ले सकते हैं। एक ट्राई स्टेट बफर था और एक दूसरा, अगर आपको याद होगा मैंने एक आपको ये डायग्राम आपको पढ़ाया था ऐसा कुछ। ठीक है, यहां से आउटपुट नहीं लेते हैं, यहां से ऐसा और ऐसा। अगर ये x है तो यहां से आप x बार भी ले सकते हैं और x भी ले सकते हैं। ये सर्किट क्या होगी? यही तो सर्किट है, यही तो सर्किट है। आपने इनपुट दिया तो आपको इनपुट का बार भी मिल जाएगा और इनपुट भी मिल जाएगा। क्लियर द थिंग? तो लास्ट क्लास के क्वेश्चन में जो हमने ये सर्किट लिया था, ये सर्किट एग्जैक्टली क्या है? अगर उसी को मैं पूछ लेता कि वो क्या है तो आप बोल सकते थे दिस इज नथिंग बट नॉट लैच है। क्या है? नॉट लैच है। तो ये सर्किट कहां से आपको मिली थी? दिस इज नथिंग बट नॉट लैच। यही तो सर्किट है, इसको आपने इनपुट बोल दिया। तो ये आपका इनपुट का बार है और ये इनपुट है। तो ये इनपुट है, यहाँ आपको इनपुट मिल रहा है और यहाँ इनपुट का बार मिल रहा है। समझ में आया ना? तो देखिए हर चीज को हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना आपने पढ़ा है हर डाउट्स आपका धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। क्लियर है? चलिए सेकेंड सर्किट में आते हैं हम। नॉट सॉरी सेकेंड हम लेते हैं नॉर लैच। ठीक है, सो नॉर लैच में हमारे पास दो इनपुट थे। अब इसका नाम क्या रखना है हमें नहीं पता, बट ये जो दो आउटपुट है इनका हमें गोल क्लियर है कि एक आउटपुट होगा तो दूसरा आउटपुट का बार होगा, ये हमें क्लियर है। ठीक है, एक आउटपुट होगा तो एक आउटपुट का बार होगा, ये 100% होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं डमी वैल्यू एज्यूम करता हूं। सपोज हम इसे ए बी सी डी ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, मैंने क्या एज्यूम कर लिया? ए बी सी डी। चलिए इसका ट्रुथ टेबल और वैल्यू पुट करके हम इसे समझते हैं। तो जस्ट मैंने एज्यूम किया यहाँ पे ए बी सी डी।
ठीक है, जस्ट मैंने एज्यूम किया ए बी सी डी। ठीक है, तो ए और बी इनपुट है आपके पास। यस, ए बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 4 0 0 0 1 1 0 1 1। तो देखेंगे अभी एक डमी ट्रुथ टेबल मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपके पास ए और बी है, यहाँ सी और डी है। आपका गोल शुड बी क्लियर, ए और बी आपके इनपुट है। तो हाउ मेनी इनपुट कैन बी पॉसिबल? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, और सी और डी में रिलेशन हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। चलिए, अगर मैं इन दोनों को 0 0 ले लेता हूं तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे? अगर ये 0 0 है तो इसका सेकेंड इनपुट यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है, और ये तो आपको नहीं पता। तो इस केस में आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आपने सी को 0 से स्टार्ट किया या 1 से स्टार्ट किया, या फिर डी को 0 से स्टार्ट किया या 1 से। किसी एक को तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सी और डी आपके आउटपुट है। तो वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म, अगर हम यहां बात करते हैं प्रेजेंट आउटपुट की, तो जनरली हम आउटपुट को यहां क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। क्लियर है? और प्रेजेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। तो हम हमेशा प्रेजेंट आउटपुट को लिखेंगे क्यू एन। ठीक है, अभी जो आउटपुट मिलेगा और इसके बाद जो आउटपुट आने वाला होगा, हम उसका नाम रखेंगे नेक्स्ट आउटपुट। थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में मैंने बताया था। और इसको हम ऐसा लिख देंगे क्यू एन। कोई इसे क्यू एन प्लस लिखेगा, और कभी कभी हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू एन प्लस वन। आपकी चॉइस है, दोनों में से आप क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट आउटपुट को हम क्यू एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नेक्स्ट आने वाला आउटपुट है हम उसे क्यू एन प्लस या क्यू एन प्लस वन से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं हमेशा इसको फॉलो करूंगा। ठीक है, और इसको फॉलो करूंगा। क्लियर है ना यहां तक? ना। सो सी और डी पहली वैल्यू के लिए आप नहीं निकाल पा रहे, चलिए इसे होल्ड पे रखते हैं ना। अब सेकेंड 0 1, 0 1 को क्या हम निकाल सकते हैं? यस, मैंने आपको मेजॉरिटी इनपुट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जब मैंने लॉजिक गेट पढ़ाया था। तो अगर नॉर गेट है, एक इनपुट 0 है, एक 1 है, तो आपको पता है नॉर गेट का अगर एक भी इनपुट 1 है तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है। दूसरे की जरूरत ही नहीं है। सो क्या इसको प्रोसीड करें या इसको प्रोसीड करें? नीचे वाले को, इसका नंबर 1 डाल देते हैं, इसका नंबर 2 डाल देते हैं। तो अगर मैं पूछूं क्या आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं? यस, सी और डी की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये इनपुट 1 है, ये कुछ भी हो, तो 1 प्लस एनीथिंग 1 होता है, और 1 प्लस एनीथिंग 1, 1 का बार 0। अगर ये 1 है तो ये 100% 0 होगा। क्लियर है? तो अब अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो 0 प्लस 0, 0 का बार 1, ये आपको 1 मिलेगा। अब आप देखेंगे 1 यहाँ आ गया, 1 प्लस 1, 1 का बार 0, तो ये फिर से आपको 0 ही मिलेगा। यहाँ 0 आएगा, 0 प्लस 0, 0 का बार 1 मिलेगा, और ये सेम वैल्यू चलते रहेगी ना। आपको कब तक निकालना है? जब तक स्टेबल नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक ये वैल्यू 2 बार रिपीट नहीं हो जाती, जब तक आपको निकालना है। हो सकता है एक बार 0 से 1 हो, उसके बाद वो 0 0 0 मिले। तो मुझे स्टेबल आउटपुट चाहिए। कभी भी एलईडी ऐसे ब्लिंक नहीं करनी चाहिए। एलईडी या तो ऑफ हो या तो ऑन हो। तो ये आउटपुट या तो परफेक्टली ऑफ हो या तो परफेक्टली ऑन हो। और सी अगर 1 है तो डी आपका 0 होना चाहिए। आप चेक करेंगे, अगर ये 1 पे रुका है तो ये 0 पे रुकना चाहिए, 0 पे रुका है तो ये 1 पे रुकना चाहिए। अदरवाइज ये सर्किट सिक्वेंशियल सर्किट की कैटेगरीज में हम यूज नहीं कर सकते। तो क्या सेटिस्फैक्ट्री है? यस। तो अगर हम यहाँ पे 0 1 लेते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? अगर हम इसे 0 1 लेते हैं, अब किसको आप आउटपुट मान रहे हैं? आप आउटपुट इसको मान रहे हैं या इसको मान रहे हैं? आपकी चॉइस है। चलिए अभी मैं सी और डी लिखता हूं। इस केस में सी हमें 1 मिला और डी हमें 0 मिला। क्लियर है? थर्ड केस लेते हैं 1 0। जब ए आपका 1 है और बी आपका 0 है, अगर ये 1 है और अगर ये 0 है, तो हम कैसे प्रोसीड करें? देखिए, लॉजिक गेट में मैंने आपको मेजर इनपुट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इनमें किसको प्रोसीड करें? सी और डी की क्या जरूरत है? नहीं है। सो ये 1 है तो इसकी कोई जरूरत नहीं। 1 प्लस एनीथिंग इज 1, 1 का बार ये क्या मिलेगा? 0। आप देखेंगे 0, 0 प्लस 0, 0 का बार क्या मिलेगा? 1। यहाँ 1 आएगा, 1 प्लस 1, 1 का बार 0। फिर यहाँ 0 आएगा, 0 प्लस 0, 0 का बार 1, और ये सेम रिपीट होते रहेगा। इसका मतलब इस केस में सी आपको परमानेंटली 0 मिल गया और डी आपको परमानेंटली 1 मिल गया। क्या करेक्ट है आउटपुट? यस, करेक्ट है। अब लास्ट केस देखते हैं, जब ये 1 1 है। जब ये 1 1 है तो उस केस में क्या होगा? सो अगर हम इसे भी 1 ले लें
सो अब इन दोनों में किसको प्रोसीड करें? दोनों में किसी को भी प्रोसीड कर सकते हैं। अगर ये 1 है, 1 प्लस एनीथिंग इज 1, 1 का बार 0, ये आपका 0 आएगा। 1 प्लस 0, 1 का बार 0, ये भी 0 मिल गया। 0 प्लस 1, 1 का बार 0, तो ये आपका बार बार 0 आएगा और ये भी आपका 0 आएगा। अगर आप यहां से स्टार्ट करते तो भी यही आता, 1 प्लस एनीथिंग 1, 1 का बार 0, यहां से 0 प्लस 1, 1, 1 का बार 0। सी और डी यहाँ पे दोनों 0 0 आ गए, सी और डी यहाँ पे 0 0 आ गए। आपका गोल होता है सी और डी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, बट यहां ऐसा नहीं होगा, यहां ऐसा नहीं होगा, यहां ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए ये तीन आउटपुट निकालने के लिए अभी हम बात करेंगे सी और डी अगर सेम आ गया तो हम उसे क्या लिखेंगे। तो आप देखेंगे जब ये 0 1 था, 1 0 था सॉरी एंड 1 1 है, इन तीन केस में आपको सी और डी के प्रीवियस केस की जरूरत नहीं पड़ी, बट पहले वाले में आपको जरूरत पड़ी थी। ठीक है, चलिए तो अगर उसकी जरूरत पड़ी तो एक बार आप उसे 0 मान लीजिए और एक बार 1 मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर इस C को हम 0 मान लेते हैं, हम पहले केस निकालते हैं। पहला केस में ये 0 है और ये 0 है, क्लियर है। तो आप अगर चलिए इसे C को ही उठा के ले आए तो C प्लस 0 C, तो C का बार, तो यहां क्या मिलेगा? C का बार, C का बार प्लस 0, C का बार प्लस 0, C का बार, C का बार, तो यहां क्या मिल जाएगा? C। तो ये C प्लस 0 C का बार, और यहाँ C का बार प्लस 0 C बार एंड C बार का बार C। तो यहाँ C जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। अगर आप D जैसा था और देखेंगे C है तो ये C बार है, यस करेक्ट है, मतलब जैसा था वैसा का वैसा ही है, मतलब प्रीवियस स्टेट जैसा था, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये अगर आप इसे नेक्स्ट स्टेट बोलते हैं C प्लस और D प्लस, तो ये आपको क्या मिलेगा? C मिलेगा और ये एज इट इज D मिलेगा, जैसा पहले था वैसा का वैसा। और सी और डी में रिलेशन कॉम्प्लीमेंट का था। अब चलिए डी एज्यूम कर लेते हैं। अगर हम ये पहले डी था तो ये डी प्लस 0 क्या होगा? डी का बार, ये आपको डी का बार मिलेगा, और ये डी बार प्लस 0 डी बार का बार, ये डी मिलेगा, क्लियर है। तो सी और डी में क्या रिलेशन होगा? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट का। सी और डी एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो सी इज इक्वल टू क्या है? डी बार, ऐसा कुछ है आपका, या फिर डी इज इक्वल टू सी बार, या फिर आप क्या बोल सकते थे? डी इज इक्वल टू सी बार, ऐसा कुछ है। अभी हम डिटेल पे पढ़ेंगे, जस्ट वेट। इतना क्लियर है ना? अब ये सर्किट का काम क्या है, इस सर्किट का काम क्या है, इस सर्किट का नाम क्या है, और इस सर्किट को एक्चुअल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये इसका नाम सबसे पहले आपने रखा नॉर लैच। ये कर क्या रहा है? जब आपने 0 0 दिया तो ये जैसा था वैसा का वैसा है, कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो 0 0 देने से इस सर्किट में कोई चेंजेस नहीं हुए। इतना नहीं समझ में आया तो वेट करिए थोड़ा सा, अभी ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे इसको एक्चुअल लिख के, तो आपको और डिटेल पे क्लियर हो जाएगा। बट आपको इतना तो फील हो गया कि जब मैंने 0 0 लिया तो आउटपुट पहले जैसा था वैसा का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है, मतलब 0 1 पे काम नहीं किया। नाउ अगर इसे 0 1 करते हैं तो एक आउटपुट 1 होता है और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, ठीक है। अगर हम 0 1 देते हैं तो एक 1 होता है और दूसरा 0 होता है, ठीक है। 1 1 देते हैं तो आपको इनवैलिड आउटपुट मिलता है, मतलब ये दो ही टाइम पे काम करता है, जब आप 0 1 देते हैं और 1 0 देते हैं, क्लियर है। बट यहाँ पे 4 केसेस पॉसिबल था, तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं? देखेंगे मेरे पास एक डिजिटल ब्लॉक है, क्या हम इसे ऐसा समझ सकते हैं? देखेंगे हमारे पास एक डिजिटल ब्लॉक है ऐसा, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है, और यहाँ हमारे पास दो आउटपुट है। इसको आप Qn लिख दीजिए, इसे Qn बार लिख दीजिए, लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यस होते हैं। नाउ ये सर्किट में अगर हम 0 0 देते हैं तो कुछ नहीं होता है, 0 1 देते हैं, अगर इस सर्किट में 0 1 देते हैं तो आपको आउटपुट मान लेते हैं 0 1 देते हैं तो 0 हो जाता है, 0 1 देते हैं तो चलिए 1 हो जाता है, 1 0 देते हैं तो 0 हो जाता है, आप सी को आउटपुट मान रहे हैं, और 1 1 देते हैं तो इनवैलिड हो जाता है। तो क्या मैं इसे दो स्विच समझ सकता हूं? दो स्विच, कि ये दो स्विच है, एक का नाम सेट और एक का नाम रीसेट। तो जब मैं सेट को प्रेस करूंगा तो आउटपुट सेट हो जाएगा, सेट का मतलब 1 हो जाएगा। रीसेट को प्रेस करूंगा तो आउटपुट रीसेट हो जाएगा।
दोनों को ही प्रेस नहीं करेंगे तो नहीं सेट होगा, नहीं रीसेट होगा, मतलब नो चेंज। और दोनों को एक साथ प्रेस कर देंगे तो क्या सेट और रीसेट एक साथ पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो क्या सेट और रीसेट एक साथ पॉसिबल है? नहीं है। क्लियर? तो इस सर्किट का ऑपरेशन क्या मिल रहा है? ये दो काम कर रहा है। जब सेट बटन को दबाएंगे तो सेट होगा, रीसेट बटन को दबाएंगे तो रीसेट होगा। आप दोनों बटन को दबा देंगे तो इनवैलिड हो जाएगा, और आप दोनों बटन को नहीं दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा। क्लियर नहीं इतना? तो इसका नाम क्या रखें? एस आर लैच। क्लियर है? तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं? इस नॉर लैच को हमने इसका नाम रख दिया, दिस इज एस आर लैच, सेट रिसेट लैच। तो एस आर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेट रिसेट। क्लियर है? अब अगर आप यह सी को आउटपुट मानते हैं, अब देखिए इस टेबल को मैं रिप्लेस करता हूं। अगर आप इस सी को क्यू एन मानते हैं, एन इस डी को क्यू एन बार मानते हैं, ठीक है, और ये प्लस है, ये आपका नेक्स्ट स्टेट है, ये आपका नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है। तो क्या होगा? जब 0 0 देंगे तो पहले जैसा था सी और डी वैसा का वैसा रहेगा, मतलब पहले ये जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यस। अब आप देखेंगे यहां ये 1 है, आउटपुट सेट है, तो ये आपका 1 है, तो बी को आप सेट बोलेंगे और ए को आप रिसेट बोलेंगे। सो यहां बी का जो नाम है वो आपका सेट हो जाएगा, और ए का नाम है वो रीसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी का नाम सेट और ए का नाम रीसेट। क्लियर है? तो इसका नाम हम क्या रखेंगे? और यहाँ क्यू कौन था आपके पास? क्यू कौन था आपके पास? सी इज द क्यू एन एंड डी इज द क्यू एन बार। क्लियर है? तो इसको देखिए मैं रिमूव करता हूं अभी ना। तो सी आपके पास क्या है? क्यू एन, और डी क्या है आपके पास? क्यू एन बार। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। क्लियर है? ऐसा कुछ आपको मिलेगा। क्लियर है? तो हम इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चे रट के याद रखते हैं। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? आर के सामने क्यू है, एस के सामने क्यू एन बार है, तो आप इसे आर एस भी बोल सकते थे, बट एस आर भी बोल सकते थे, बट इसका नाम हम एक ही रखते हैं, एस आर। तो हमेशा हम लिखते हैं ऐसा, ठीक है? क्या लिखते हैं? ऐसा। ये आपको क्लियर हुआ ना? अब आप देखेंगे एक आउटपुट ये है, यहां आप एस लिखेंगे और यहां आर लिखेंगे। दिस इज द सर्किट इनसाइड ऑफ दिस। क्लियर है? इस बॉक्स के अंदर क्या होगा? एक आर एस आपका इनपुट है, और आउटपुट में क्यू एन और क्यू एन बार है। क्लियर है? अब इस सर्किट को हम अच्छे से फिर से एक बार ऑपरेट करेंगे। तो अगर अभी तक किसी को अच्छे से समझ में नहीं आया, तो अब मैंने इसका नाम पहले रख दिया, अब आप इसे ऑपरेट करेंगे तो ये सर्किट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। ये मैंने स्मॉल ट्रुथ टेबल बनाया था, अब मैं पहले लॉन्ग ट्रुथ टेबल बनाऊंगा और उसके बाद स्मॉल बनाऊंगा, तो आप यहाँ पे 100% कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्लियर है? तो जनरली बच्चे यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, नॉरलेज में ये आर एस सीधा सीधा नाम रख देते हैं पहले और इसे प्रोसीड करते हैं। नो, ऐसा नहीं है। पहले आप समझिए ये सर्किट कितने काम कर सकती थी। तो ये सर्किट में दो ही काम हो सकता था, एक आप आउटपुट 1 और एक आउटपुट 0। एक केस में इनवैलिड था, एक केस में कुछ नहीं था। तो इस सर्किट का हम क्या बेस्ट नाम रख सकते थे? तो इस सर्किट का नाम हमने रख दिया सेट रिसेट लैच। क्लियर है? तो आपसे बोला जा सकता है एस आर लैच बाय नॉर गेट। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? ये भी बोल सकते हैं एस आर लैच, या फिर आप आर एस भी बोल सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं, एस आर या आर एस, लैच बाय नॉर गेट, बाय नॉर गेट। आप इसे ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है? एस आर लैच बाय नॉर गेट। चलिए, इतना क्लियर। इस सर्किट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बॉक्स के फॉर्म पे। तो हमारे पास एक बॉक्स होगा और ये इसका नाम क्या होगा? एस आर लैच। क्लियर है? ये आपके पास एक को आप एस बोल दीजिए, एक को आर। ऊपर आर एस कहीं भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसके अंदर की सर्किट यही होनी चाहिए। क्लियर है? तो जो आर जिस लॉजिक गेट में लगा है उसके सामने क्यू एन होगा, और एस जिसके साथ लगा है उसके सामने क्यू एन बार। आप एन नहीं चाहे तो लिख सकते हैं, आप इसे सिर्फ क्यू भी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है? तो हम इसे खाली क्यू भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। एक आउटपुट आपके पास क्यू होगा, तो दूसरा आउटपुट डेफिनेटली इसका बार होगा। दिस इज द सर्किट। तो इसके अंदर जैसे डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे तो ये दिखेगा। समझ में आया? और इस सर्किट का नाम क्या है? एस आर लैच, और यू कैन से आर एस लैच, बट आप हमेशा एस आर यूज कीजिए। किसके थ्रू बना है ये? नॉर गेट के थ्रू बना है। तो चलिए
अब हम इसका डिटेल ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। ठीक है, अगर ये पहले वाला ट्रुथ टेबल समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, अब आपको डिटेल पे यहाँ और अब समझ में आएगा। अब आपकी इच्छा है, आप आर एस को पहले लिखते हैं या एस आर को, आपकी इच्छा है, आप किसी को पहले लिख लीजिए। मैं यहाँ एस को पहले लिखता हूँ, देखेंगे या ठीक है, चलिए मैं आर को पहले लिखता हूँ और एस को बाद में लिखता हूँ, आपकी इच्छा, आप जो चाहे लिख सकते थे। ठीक है, और यहाँ आपके पास दिस इज क्यू एन। ओके, एक सेकेंड ना, यहाँ हम एक और टेबल में ले लेते हैं क्यू एन, क्लियर, और हम यहाँ आउटपुट में लिखते हैं क्यू एन प्लस। ऐसा आप आर को बाद में एस को पहले ऐसा भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं। ठीक है, आप एस को आगे आर को बाद में ऐसा भी लिख सकते थे, मैंने आर एस लिखा है, आप चाहें तो ऐसा भी लिख, यहां से आप कोई इशू नहीं। ठीक है, अब हमें इसके नाम से समझ में आना चाहिए, सिर्फ नाम। मैंने क्यू एन क्यों लिया, क्योंकि आपने देखा कि ये प्रेजेंट स्टेट क्या है, वो भी तो नेक्स्ट को डिफाइन करेगा ना, यस करेगा, इसीलिए मैंने वहां पे क्यू को इनपुट में एज्यूम कर ले। तो इनपुट आपके पास क्या है, अगर मैं बोलूं आप नेक्स्ट स्टेट निकालने वाले हैं तो किस पे डिपेंड करेगा, आर पे, एस पे, और पहले वाले आउटपुट, पहले वाला आउटपुट कौन था, क्यू एन। या मैं बोल सकता हूं जो नेक्स्ट स्टेट आने वाला है वो किस पे डिपेंड करेगा, आर पे, एस पे, और अभी वाले आउटपुट पे। क्लियर है, सो क्यू एन प्लस वन किस पे डिपेंड करेगा, नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करेगा और इनपुट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है ना। अब अगर आप इस टेबल को बनाए तो ये 0 0 0 हो सकता है, ये 0 0 1 हो सकता है, एस आर 0 0 है, बट आपका प्रेजेंट स्टेट आपका 0 भी हो सकता था या 1 भी हो सकता था, दो चॉइस थी। सिमिलरली एस आर आपका अगर 0 1 है और आपका क्यू एन 0 हो सकता है, और ये 0 1 है, ये आपका 1 हो सकता है ना। आपका ये 1 0 है, आपका प्रेजेंट स्टेट 0 हो सकता है, और यहाँ प्रेजेंट स्टेट 1 हो सकता है ना। ये 1 1 है, प्रेजेंट स्टेट आपका 0 हो सकता है और प्रेजेंट स्टेट आपका 1 हो सकता है। मैंने सीधा सीधा नहीं लिख दिया 0 0 0 0 0 1 लाइक दिस, क्लियर है ना, मैंने सीधा सीधा ऐसा नहीं लिख दिया 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 लाइक दिस। ठीक है, गेटिंग ना, मैंने इसे समझ के लिखा कि अगर ये 0 0 है और ये आपका पहले 0 था, ये 0 0 है अगर ये पहले 1 था, ये 0 1 है ये पहले 0 था, ये 0 1 है पहले ये 1 था, ये 1 0 है ये पहले 1 था, ये 1 0 है ये पहले 0 था, लास्ट 1 1 है ये पहले 0 था, और 1 1 है ये पहले 1 था। ऐसे आपके पास 8 केसेस पॉसिबल है। नाउ अब आप देखेंगे इसका सीधा आंसर आप लिख सकते हैं, जब सेट रिसेट दोनों 0 0 है, दोनों 0 0 है, तो आप देखेंगे आर भी 0 है और एस भी 0 है, और इस केस में आपने एज्यूम किया है प्रेजेंट स्टेट अगर 0, आपने अगर इसको 0 एज्यूम किया, इसका काम हो चुका है ना। अगर आपने इसको 0 एज्यूम किया तो देखेंगे 0 प्लस 0, 0 का बार 1, तो ये आपको 1 मिलेगा, 1 प्लस 0, 1 का बार 0, तो यहाँ आपको 0 मिलेगा, 0 प्लस 0, 0 का बार आपको 1 मिलेगा, ये कंटिन्यूअस 0 मिलेगा और ये कंटिन्यूअस 1 मिलेगा। तो आपने क्यू को अगर 0 एज्यूम किया था तो नेक्स्ट स्टेट फिर से आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो अगर मैंने इसको 0 एज्यूम किया तो ये आपको फिर से क्या मिला, 0 मिला। अब चलिए 1 एज्यूम कर लेते हैं। अगर आपने इसको 1 एज्यूम किया था तो क्या होगा, 1 प्लस 0, 1 का बार 0, 0 प्लस 0, 0 का बार 1, और यहाँ 1 प्लस 0, 1 का बार 0, ये कंटिन्यूअस 0 मिलेगा, ये कंटिन्यूअस 1 मिलेगा। मतलब हम कभी इसकी बात नहीं करेंगे ना, क्योंकि आउटपुट ये है, आउटपुट ये है, तो आउटपुट का बार तो डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट ही हो, बट हमें चेक करना है क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आते हैं कि नहीं आते हैं। यहां देखेंगे मैं क्यू की बात कर रहा हूं, मैं क्यू बार की बात नहीं कर रहा हूं, वो अंडरस्टूड है, वो तो उसका कॉम्प्लीमेंट ही होगा। जस्ट हमें चेक करना है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आते हैं कि नहीं। यस, आउटपुट ये नहीं है मेरे लिए क्योंकि क्यू बार है, मेरे लिए आउटपुट हमेशा क्यू है। ठीक है, तो यहां हमेशा क्यू को लिखना है, क्यू बार को नहीं लिखना है, जस्ट चेक करना है लेकिन हमें क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है। क्लियर, तो हमारा आउटपुट कौन होगा, ये होगा। तो आपने 1 एज्यूम किया था और फिर से 1 मिला और वो 1 मिलते रहेगा, मतलब आपने अगर इसे 1 एज्यूम किया तो ये 1 मिला। क्लियर है ना। नाउ अब आप देखेंगे 0 1, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये रीसेट है, ये रीसेट है। 1 कौन सा पॉइंट है, रीसेट, मतलब ये आपका 1 है और ये आपका 0 है। तो क्या इसमें इनकी जरूरत है, नहीं, पहले कुछ भी रहा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा सीधा आप इसे प्रोसीड कर सकते थे। ये 1 है तो ये 0 मिल जाएगा। तो जब भी रीसेट 1 होगा आप सीधा सीधा रिजल्ट को रीसेट कर दीजिए।
सो इस केस में क्यू एन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्यू एन प्लस वन, मतलब नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगा, उसकी जरूरत ही नहीं थी, जो जो भी हो, चाहे 0 हो या 1 हो, मैं डायरेक्टली लिख सकता था ना। अगर आपका सेट 1 है, इसका मतलब अगर ये सेट 1 है और रीसेट 0 है, तो अगर ये सेट 1 है तो 1 प्लस एनीथिंग 1, 1 का बार 0, ये 0 मिलेगा, 0 प्लस 0, 0 का बार 1, ये 1 मिलेगा, 1 प्लस 1, 1 का बार ये 0 और ये 1 मिलेगा। पहले कुछ भी रहा हो, पहले वो 0 1 कुछ भी रहा हो, थोड़ी देर में वो चेंज होके ये परमानेंटली 1 हो जाएगा और ये परमानेंटली 0 हो जाएगा। वैलिड आउटपुट है, यस वैलिड आउटपुट है। तो सीधा सीधा आप आंसर लिख सकते हैं, अगर सेट 1 है तो ये सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। क्लियर ना? और अगर सेट रिसेट दोनों 1 1 है तो पहले कुछ भी रहा हो, आपका आउटपुट इनवैलिड मिलेगा। तो इस केस में आउटपुट आपको, अगर ये आपका दोनों 1 1 है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस एनीथिंग, अगर ये 1 है, 1 प्लस एनीथिंग 1 का बार 0, 1 प्लस एनीथिंग 1 का बार 0, तो दोनों आपको 0 0 मिल रहा है, मतलब रॉन्ग आउटपुट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इनवैलिड। तो हम इसे बोलेंगे इनवैलिड, दिस आउटपुट इज इनवैलिड, ऐसा आप इसे लिखेंगे। क्लियर है? अब आप देखेंगे क्या लिख सकते हैं, ये आपका नेक्स्ट स्टेट क्या है, जैसा क्यू एन है तो क्या मैं इसे क्यू एन लिख सकता हूं, क्या मैं इसे रीसेट लिख सकता हूं, और क्या मैं इसे सेट लिख सकता हूं। क्लियर ना? ये तो आपको याद भी हो गया। सेट अगर 1 है, रीसेट 0 है, मतलब सर्किट सेट हो कर रहा है। अगर रीसेट 1 है तो रीसेट कर रहा है, दोनों नहीं है, दोनों 0 है तो कुछ नहीं कर रहा है, जैसा पहले था वैसा का वैसा रहेगा आउटपुट। और अगर दोनों 1 है मतलब आउटपुट इनवैलिड। दिस इज लॉन्ग ट्रूथ टेबल। ये आपके पास क्या है, एस आर लैच का लॉन्ग ट्रूथ टेबल, लॉन्ग ट्रूथ टेबल। क्लियर है? अब हम इसका स्मॉल ट्रूथ टेबल भी यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे देखेंगे, तो इसका स्मॉल ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, स्मॉल ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ क्यू एन नहीं लेंगे, तो देखेंगे मैं लिखता हूं एस आर, और सिर्फ मैं यहां लिखता हूं क्यू एन प्लस वन। तो ये आपका 0 0 है, ये 0 1 है, 1 0 है और 1 0 0 में क्या मिलता है, कुछ नहीं। इस क्यू एन को आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, नो चेंज। क्या लिख सकते हैं, नो चेंज। सो जब 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होता है, जैसा पहले था, मतलब एज इट इज क्यू एन। इसका थ्योरेटिकल नाम आप क्या लिख सकते हैं, नो चेंज। बोले क्या लिख सकते हैं, जब 0 1 है मतलब रीसेट 1 है, तो रिजल्ट रीसेट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, 0, और इसे क्या बोल सकते हैं, रीसेट। अगर 1 0 है मतलब सेट 1 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा और आप इसे क्या बोलेंगे, सेट। और अगर 1 1 है तो मैं इसे क्रॉस लिख देता हूं, और आप इसे थ्योरेटिकली क्या बोलेंगे, इनवैलिड। दिस इज द स्मॉल ट्रूथ टेबल, दिस इज द स्मॉल ट्रूथ टेबल। आई होप कि आपको ये क्लियर है ना। अब कोई बच्चा यहाँ पे, ये सभी क्लियर है आपको ना। तो इस सर्किट को हम कैसे प्रोसीड किए, मिलिट्री इनपुट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। नॉर गेट में एक भी अगर इनपुट है तो हमें कोई आउटपुट की जरूरत नहीं है, वहां पे आउटपुट की आपको जरूरत नहीं थी। क्लियर है ना? तो अब आपको इसे रटना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको एग्जाम पे बोलता है कि एस आर लैच बाय नॉर गेट ड्रॉ करिए, एक चीज बस आप याद रखिए, यहाँ पे एक नॉर गेट होगा, यहाँ पे एक नॉर गेट होगा, ऐसा, ठीक है। जनरली ऊपर वाले को हम क्यू बोलते हैं, तो नीचे वाला डेफिनेटली क्यू बार हो जाएगा ना। स्ट्रक्चर आपका फिक्स है, ये इसके आउटपुट से कनेक्टेड होगा और ये इसके आउटपुट से कनेक्टेड होगा। अब आप क्यू के सामने हमेशा क्या लिखेंगे, आर, और क्यू बार के सामने क्या लिखेंगे, एस। इतना सिर्फ याद रखिए। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, उल्टा। तो आप अगर यहां एस लिखते और यहां आर लिखते, तो आपको इसे क्यू बार लिखना होता और इसे क्यू लिखना होता। अगर आपने ये लिखा और ये क्यू और ये क्यू बार लिख दिया, मतलब ये सर्किट आपने जो पढ़ा है वो गलत हो गया, वो चीजें बदल गई। तो ये बस गलती नहीं करना है, ठीक है। एस के सामने जो आप लिख रहे हैं इसे क्यू बार लिखिए, आर के सामने क्यू, चाहे इसे ऐसा लिखिए ऐसा, बट ये प्रोटोकॉल से ऊपर हम हमेशा क्यू लिखते हैं और नीचे हमेशा क्यू बार लिखते हैं। तो यहाँ क्यू के सामने क्या हो जाएगा आपके पास, आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस। क्लियर? बट जब भी हम इसका बट नाम लिखते क्या है, हम इसे ऐसा पढ़ते हैं, एस आर लेच, आर एस लेच नहीं पढ़ते। आप बोल सकते हैं कोई इशू नहीं है, बट ऐसा पढ़ते हैं। और जब भी हम इसे बॉक्स शेप में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, तो हम एस को हमेशा ऊपर लिखते हैं,
ऐसा लाइक दिस, और आर को नीचे लिखते हैं, आपकी चॉइस है अंदर, लेकिन यही होगा। यहां बाहर आप जैसा चाहें, बट क्यू हमेशा यहां होता है और क्यू बार यहां होता है, ये आपका फिक्स है। ऊपर क्यू रखते हैं, नीचे क्यू बार रखते हैं। इनपुट आपकी मर्जी, आर को ऊपर रखें, एस को नीचे रखें, बट इंटरनल स्ट्रक्चर यही होगा। मतलब जहां से क्यू मिल रहा है उसका एक इनपुट आर होगा, जहां से क्यू बार मिल रहा है उसका एक इनपुट एस होगा। क्लियर है? अब आप ट्रुथ टेबल ऐसा कोई बच्चा नहीं रिप्रेजेंट करता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा आर एस पहले लिख लेता है, कोई इशू नहीं है, आप ट्रुथ टेबल ऐसा भी लिख सकते थे। मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आप सपोज ऐसा लिख दिए तो इसे कैसे याद रखेंगे? 0001 1011, आप इसे ना छोटिकली याद रखेंगे। सेट रिसेट 00, कुछ नहीं होगा, नो चेंज। यहाँ पे 1 कौन है? सेट है, तो सेट अगर 1 है तो रिजल्ट 1 होगा। रीसेट अगर 1 है और सेट 0 है तो रीसेट होगा, मतलब 0, और दोनों 1 1 है तो इनवैलिड होगा। क्लियर है? तो अगर आप यहां से एसआर की जगह आरएस करते तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आसान है? क्लियर ना यहां तक? सो एसआर लैच बाय नॉर गेट जितना मैंने पढ़ाया, और उसके पहले मैंने पढ़ाया आपको नॉट लैच, इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई होप कि सभी को ये क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट पे जरूर लिखिए, और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप हमेशा कमेंट पे अप्रिसिएशन भी लिखिए। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को आज एंड करते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने आपको दो चीजें बताया ना, एक इसका लॉन्ग ट्रूथ टेबल, एक स्मॉल ट्रूथ टेबल। लॉन्ग ट्रूथ टेबल मतलब इनपुट और प्रेजेंट स्टेट, और आउटपुट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेट। और स्मॉल ट्रूथ टेबल भी वही है, लेकिन अब आउटपुट में यहाँ 0 1 इस फॉर्म पे था, यहाँ पे आउटपुट में आपका क्यू एन के टर्म पे भी आ सकता है। क्लियर ना? दोनों चीज सेम है, लिखने का तरीका सिर्फ अलग अलग है। ठीक है, तो आई होप कि चलिए क्लियर होगा। चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन पे मैं बात करूंगा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। एक इक्वेशन भी तो बन सकता है। अभी आपने ट्रूथ टेबल पढ़ा, दिस इज ये ट्रूथ टेबल लॉन्ग और एक स्मॉल, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो सकता है, और हम बात करेंगे नैंड लैच क्या होगा। फिर हम कंपैरिजन करेंगे नैंड लैच नॉर लैच में, और फिर हम इसकी प्रॉब्लम समझेंगे लैच की, और फिर हम जंप करेंगे फ्लिप फ्लॉप पे। ठीक है, तो चलिए आप ऐसे ही बस एंजॉय करते रहिए, और हमारे सेशंस को और लाइक जरूर करते रहिए। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।